मैं समंदर में हबाबों की तरह ज़िंदा हूँ। मैं समंदर में हबाबों की तरह ज़िंदा हूँ, यानी मज़दूर के ख्वाबों की तरह ज़िंदा हूँ। तुमसे बिछड़ा तो ये महसूस हुआ है मुझको, शाख से टूटे गुलाबों की तरह ज़िंदा हूँ। उसने हंसकर जो सरे शाम किया है वादा, उसने हंसकर जो सरे शाम किया है वादा, ये तेरी नींद पे शब खून भी हो सकता है। और शेर है कि वो था एक मौज गया वक्त के आहू की तरह। वो था एक मौज गया वक्त के आहू की तरह। जिंदगी देखती क्या है तू लबे जू की तरह। बेज़मीरों को अना बेच तो आए, लेकिन गिर गए अपने ही आँखों से हम आंसू की तरह। शेर है कि आग का दरिया पार लगाना पड़ता है, तेरे मेरे बीच ज़माना पड़ता है। तब दुनिया करती है कदावर तस्लीम, पहले अपना सर कटवाना पड़ता है। शेर की जब जब तहज़ीबें नीली हो जाती हैं, कच्ची नस्लें जहरीली हो जाती हैं, वो फूलों के ज़ख्म दिखाता है मुझको, मेरी आँखें पथरीली हो जाती हैं। ऐसे ही बेशुमार लाजवाब, बहुत ही उम्दा और तहदार अशार के खालिक, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ उस्ताद शायर अरशद नदीम, मोहतरम अरशद नदीम साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी ये खुशबख्ती है। सर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी दावत पर सर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे नहीं सर, ये यहाँ बुलाया और मुझे इज़्ज़त बख्शी। और पहली मर्तबा किसी ने कोशिश की कि इसका इंटरव्यू लिया जाए, वरना अमूमन इंटरव्यू पर से लड़ाई हो जाती है, मैं भाग आता हूँ वहाँ से। नहीं सर, ये हमारी खुशबख्ती है सर कि आप यहाँ आए हैं और कई तहें हैं सर आपकी। और हमारे लिए तो सर उस्ताद हैं, आपको देखते रहते हैं सर और सुनते रहते हैं और मुतासिर होते हैं, मतलब हर तरह से सर। न सिर्फ नाजरीन को ये भी बताना चाहूँगा कि सर न सिर्फ शायर हैं बल्कि बहुत अच्छे नज़र निगार भी हैं। फ़िल्मों की कहानियाँ भी लिखते हैं, शॉर्ट फिल्मों की कहानियाँ भी लिखते हैं, इंशाइये भी लिखते हैं। सर के कई जहात हैं, इंशाल्लाह इस गुफ्तगू में खुलेंगे वो जहात और सर से हम गुफ्तगू करेंगे। सर आपका इस्तकबाल है एक बार और। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो सर हमारे नाजरीन के लिए सर आप अपने बारे में सर कुछ बताएं, कहाँ से सर आपका ताल्लुक़ है और सर आपके खान। मेरा नाम जैसे कि आप जानते हैं अरशद नदीम है। मेरे वालिद मुंशी अब्दुल अली मरहूम, मेरे दादा अब्दुल गनी, मेरी वालदा मैमूना खातून। हम किरतपुर ज़िला बिजनौर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मेरी वालदा की पैदाइश दिल्ली की है, मेरे वालिद की देहरादून की है। दोनों की वालदा की तरबियत आगरा की है, वालिद साहब की जो है देहरादून की है। रहे किरतपुर और इंतकाल अम्बाला में हुआ। तो सर वालदा बल्ली मारान में पैदा हुई, आगरा में पली बढ़ी, किरतपुर में उनका इंतकाल हुआ। तो हमारे ख़ानदान में एक हिजरत है जी सर, जो हमें लिए फिरती है। अब भी हम 4 भाई हैं, एक अम्बाला में है, एक सहारनपुर है, एक किरतपुर है, एक मैं यहाँ हूँ। मैं अपने घर में तमाम बहन भाइयों से छोटा हूँ। मेरे मुझसे बड़े 7 बहन भाई हैं। मैं आखिरी औलाद हूँ अपने वालिद की। किरतपुर के मदरसा अंसारुल उलूम, मदरसा तजवीज़ुल कुरान और मुख्तलिफ़ मदारिस में मैंने तालीम हासिल की। उसके बाद मैं 6ठी क्लास से AS हाई स्कूल अम्बाला में एडमिशन हुआ, फिर बाकी तालीम जो है अम्बाला में हुई। शायरी, मेरे ख़ानदान में कोई शायर नहीं है। जी सर, वही मैं सर पूछना चाह रहा था क्योंकि हिजरत मेरे दादा ये तो ये शायरी की क्या आपने शुरू की तो पस मंज़र ख़ानदानी कुछ रहा इसका या? हाँ, ननिहाल में अलबत्ता मेरे यहाँ बहुत काबिल तरीन जो है कादी सज्जाद हुसैन साहब, इशरत किरतपुरी साहब मेरे सगे मामू थे। इजहार सर साहब मशहूर नावलिस्ट हैं, ये हमारे ननिहाल से हैं। अबरार साहब, अबरार किरतपुरी साहब, अफजल किरतपुरी साहब, ये बहुत लंबी कतार है ननिहाल में। मतलब ननिहाल में, ददियाल में तो लठ मारने वाले लोग थे तो। मेरे वालिद साहब का सिलसिला अकेला रहा है। जी सर, मेरे वालिद अकेले थे, तन्हा नरीन औलाद। मेरे दादा नरीन औलाद अकेले तन्हा थे, मेरे परदादा ऐसे ही थे। हम वालिद साहब से सिलसिला फैला है। अब हम माशाल्लाह 4 भाई हैं, चारों भाइयों के 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं माशाल्लाह। तो मेरे ख़ानदान में कोई शायर नहीं था।
मामू के अशार मैं पढ़ता था तो मुझे खुशी होती थी और मेरे जी चाहता था कि मैं भी शायरी करूं। मामू ने कभी रास्ता नहीं दिया हमें। तो एक बार ऐसा हुआ है कि हमारे उस्ताद थे मास्टर ज़कीउल्लाह साहब। एक मेरा दोस्त था इरशाद आलम, अब भी है, चीन में रहता था। अल्लाह का शुक्र है कि वो चीन के कोरोना से बच के किरतपुर में आ गया। तो उसने मेरी तारीफ़ कर दी कि मास्टर साहब ये जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, अब कैसे मौका दिया जाए। तो एक तमसीली मुशायरा हुआ। हमारे यहाँ के एक उस्ताद शायरी शागिर किरतपुरी साहब, तो शागिर किरतपुरी साहब की गज़ल जो है मुझे दी गई कि आप ये पढ़ेंगे, और कई महीने तक उसकी प्रैक्टिस हुई। उसके बाद में मैंने परफॉर्म किया, मुझे बहुत पसंद किया गया। और उस वक्त ₹1.25 मुझे इनाम में मिले, जो बहुत बड़ी दौलत थी मेरे लिए। किस वक्त की बात है? ये सन 73 गालिबन, सर, तो बहुत बड़ी। हाँ, 1973 दूसरी तीसरी क्लास का तालिब इल्म था। और वहाँ से जो स्टेज की जो मज़ा है, मुझे चस्का लग गया। हाँ, उसके बाद में किरतपुर की नशिस्तों में मैंने जाने की कोशिश की, तो उस वक्त बड़े रिवायतें थीं, बड़ी कदरें थीं, और ज़रा सी बदतमीज़ी आजकल तो कोई भी कुछ भी कर देता है, लेकिन उस ज़माने में बड़े आदाब और आदाब मजलिस का ख्याल रखना ज़रूरी होता था। तो एक हमारे मामू भी लगते थे, मेरे उस्ताद भी थे, मास्टर तुफैल साहब हमदम। तो मैं उनके सर हो गया, मैंने जी मैं भी चलूँगा आपके साथ नशिस्त में, और मैं भी गज़ल पढ़ूँगा। और उन्होंने मुझे गज़ल दी, और वो बहुत रटाई। उसके बाद में मैंने पढ़ी। तो वहाँ से जो है पहली नशिस्त में एज ए मुतशायर मैं शरीक हुआ। वहीं मेरे एक भाई हैं शनावर किरतपुर साहब, बहुत मशहूर शायर हैं, आप सब जानते हैं। वो मेरे फूफीदाद भाई हैं। अब उन्होंने सबको बता भी दिया कि मेरी गज़ल थी। छोटे शायर थे बेचारे। तो शनावर साहब को इस बात में बड़ा गुस्सा है। उसने कहा भाई आप ऐसा है कि जो कुछ लिखा कर मुझे दिखाया कर, और फिर मैं उसे ठीक करके दिया करूँगा, तब पढ़ा कर। तो उन्होंने कभी मेरी गज़ल की इस्लाह नहीं की, अपनी गज़ल लिख के दे दिया करते थे। उनकी गज़लें मैंने भी बचपन में पढ़ी है। सन 74-75 तक सिलसिला रहा। अब मैं अम्बाला जब चला गया 75 में, तो वहाँ एक बहुत मशहूर मारूफ रूज़दां थे, डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल ज़ारल्लामी साहब, हमारे पड़ोसी थे। तो मेरे भाईजान उन्हें लेके गया कि ऐसे शायरी वायरी का चस्का लग रहा है, कुछ शौक़ है, फिर देख लो क्या है। तो उन्होंने, हम तो नामाज़ूम थे बिल्कुल। तो उन्होंने पहले ही रमल जो है वो मुसद्दस मिसरा दिया, क्या नाम, हम बनाते ही रहे शीशों के घर। मैंने फ़ौरन मिसरा लगा दिया, और बरसाता रहा संग आसमां। कहने लगा हाँ ये शायर है। क्या ये बाकायदा मौजू शेर मैंने पहला कहा उनके, माशाअल्लाह। उसके बाद उन्होंने साहब जो हमारी जान निकाली है, वो 100 शेर रोज़ कहलवाते थे, और मेरे सामने फाड़ दिया। 100 शेर रोज़ कहलवाते तो फाड़ देते थे, और मुझ पर क्या गुजरती थी नहीं जानता हूँ। और ये महीनों सिलसिला चला सर, ये तो समझ सकते हैं। और उसके बाद 100 गज़लें कहीं कहलाई उन्होंने जी। तो 100 गज़लें कह के लाओ, 10 महीने में हो, 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, और 100 गज़लें उन्होंने पढ़ी। हाँ ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, और उसके बाद फाड़ दिया। एक शेर, एक मिसरा तक मेरे याद नहीं है उसमें। और ये फिर जरा देखा कि हाँ इसमें कुछ होने लगा, तो फिर वो लिख लिया करते। फिर वो कहीं ज़बरदस्ती इसमें इसलाह की कोशिश किया करते थे, मियाँ ये लफ्ज़ बदलो, मुझसे बदलवाया करते थे, मियाँ ये चेंज करो, ये बदलो। तो जब उनकी नज़र में ठीक ठाक सी हो जाए तब इजाज़त होती थी कि अब आप इसे पढ़ सकते थे, वो भी उनके साथ जाने के बाद। वो दौर था। आज तो साहब वो अगर कोई शागिर्द आ जाता है जी, तो वो आपकी गज़लें स्टेज पे पढ़ा हुआ रहा, उस्ताद आपकी नज़र कर रहा हूँ शेर। उस ज़माने में तो बहुत मायूब था ये, मुझे उठा के फेंक दिया करते थे बाहर। तो उन उस्तादों का करम है, सदका, उनकी तो मेहरबानियाँ हैं। ऐसे 100 गज़लें सर, 100 अशार रोज़ कुर्बानी सर, दिल पर क्या बीतती होगी सर। मेरे कुछ शागिर्द हैं, बम्बई में एक लड़का है, मैंने कहा भाई ये आप जो है ये फ़ाइलुन 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 ज़िंदगी ज़िंदगी ज़िंदगी, मैंने इस तरह के 100 मिसरे लिखिए। तो वो 100 मिसरे तो क्या, वो 25 मिसरे नहीं लिख पाया, और अल्लाह का शुक्र मेरे ख़राब शागिर्द से पीछे छूट गया। लेकिन मैंने ये फार्मूला ऐसा है कि मैंने जिस पे भी आजमाया है, मैं कैसे भी गैर मौजू तो हो, गैर मौजू तबाह कोई भी आ जाए मैं उसे मौजू तबाह कर देता हूँ। ये तो मुझे गारंटी। शेर अच्छा कहेगा तमाम ज़िंदगी, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन मौजू तो मौजू तो हो जाए। जाहिर सी बात है सर, इतनी सख्त ट्रेनिंग होगी तो कोई कैसे मौजू नहीं होगा। तो ये इस तरह से साहब ने शायरी शुरू की। तो अम्बाला की जो मकामी नशिस्तें थी वहाँ हम जाते थे। और सहारनपुर में कोई दोस्त थे जिनके साथ में अपने बैठ के जो है वो एक दूसरे को सुना लेते थे। फिर एक साहब थे नादिश प्रतापगढ़ी, बड़े मशहूर शायर जी थे। सर। तो हमारे एक रिश्तेदार थे कारी मोहम्मद इसहाक हाफिज़ सहारनपुरी साहब, वो उनके यहाँ तशरीफ़ लाए, उनके एजाज़ में एक नशिस्त हुई। तो पहली बार सहारनपुर की किसी अदबी महफ़िल में मुझे शिरकत का मौका मिला, और पता नहीं
बच्चे समझ के उन्होंने नवाजा है कि आगे सबसे ज़्यादा मेरी गज़ल पसंद की गई। माशाल्लाह। वहाँ से मुझे हौसला मिला। फिर उसके बाद में मैंने सिलसिला पहला मुशायरा जो है माजिद देवबंदी, अफजल मंगलौरी और मैं 1978 में कलियर शरीफ में पढ़ा। माशाल्लाह। उसमें हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम असातिज़ा मौजूद थे। उसमें अल्लामा अनवर साबरी थे, उसमें क्या नाम आपके कमर मुरादाबादी साहब मरहूम, सूफ़ी जमज़म साहब, और उसी डॉक्टर बशीर बद्र ने निज़ामत की थी। तो तमाम असातिज़ा उसमें मौजूद थे और वहाँ हमें जो है वो काफ़ी मोहब्बत मिली और बड़े हौसला अफजाई की गई। ये मेरी शायरी का सिलसिला है। तो बाकायदा शायरी सर मतलब 1978 से आप 1975 से। 1975 मतलब तकरीबन सर आपको 45 साल सर हो गए हाँ। शायरी करते हुए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सर आपके उस्तादी मुसल्लम में कई बेहतरीन शागिर्द हैं सर, आपके यहाँ पे भी हैं, खालिद अखलाक साहब को साहब वो सब उस्ताद नहीं सर, मैं उनका शागिर्द मैं भी सर, मुझे भी अपना सर गायबाना शागिर्द समझे सर, क्योंकि बहुत कुछ सीखता रहता हूँ उनके सर। ये कोई मेरा शागिर्द नहीं है, सब मेरे छोटे भाई हैं। और वो सर आपकी मोहब्बत है। बिल्कुल उसी तरह समझता हूँ। खालिद अखलाक के वालिद साहब से मेरी दोस्ती थी, तो मेरे दोस्त के बेटे हैं। मेरे उस्तादी शागिर्दी का मामला था तो अखलाक साहब अगर जिंदा होते तो वो भी कह देते कि भाई तेरा देख लो इसकी, तो मैं भी कर देता। तो ये सिराज तालिब हैं या ये हैं, इनसे मेरे घरेलू ताल्लुकात हैं, मेरे शागिर्द नहीं हैं। जी सर, मोहब्बत है सर आपकी। खैर, और जो भी सर शागिर्द है आपके घर के जैसे ही है, जो आपका शागिर्द है सर उस्ताद बाप की तरह ही होता है, तो इसमें तो खैर कोई शक नहीं। तो सर आपने जब शायरी शुरू की तो उस वक्त सर आप पढ़ रहे थे, तालीम मुकम्मल करने के बाद आपने शुरू किया, पहले से ही शुरू किया? दौरान तालीम। और हमारे उस्ताद में एक और ख़ास बात थी कि उस वक्त 8वीं का बोर्ड हुआ करता था। 5वीं का बोर्ड था, 8वीं का बोर्ड था जी। तो अल्लाह का शुक्र के मैंने 5वीं का बोर्ड दिया, 5वीं का बोर्ड ख़त्म हो गया। 8वीं का बोर्ड दिया तो 8वीं का बोर्ड भी ख़त्म हो गया। 10वीं का बोर्ड ख़त्म नहीं हुआ तो जब 8वीं का मेरा 78 में 8th क्लास में था मैं, तो ज़ार साहब ने पाबंदी लगा दी थी कि आप यहाँ नहीं आओगे। न वो अगर मैं चला जाता तो डांट के भगा दिया करते कि जाओ अब पढ़ो। अच्छा, मैं पढ़ने के मामले में बड़ा अजीब था कि किसी को नज़र ही नहीं आता था मैं पढ़ रहा हूँ, और ठीक ठाक पढ़ता था जी। कोई मतलब हैरत करते थे कि यार आदमी ठीक ठाक, इससे अच्छा खासे नंबर आ जाते हैं, इसके पढ़ते कभी नहीं देखते थे। पढ़ रहे हैं तो इब्न सदी का नाबिल, कौमी आवाज़, एक अखबार आते थे, सारे अखबार रात को पढ़ता था। 20वीं सदी, गुंचा, रूबी, और बहुत सारे अदबी शायर तो ख़ास तौर से पसंद था मुझे। ये तमाम रसाइल पढ़ता था। जो निसाब की किताबें थी उनको बड़ी मुश्किल से हाथ लगाता था, लेकिन एक मामूल था मेरा, सुबह 4 बजे उठता था और मैं फिर वो जो निसाबी कुतुब जो हमारे सबक थे, असबाक थे, मैं एडवांस रहता था बिल्कुल। उसमें कभी मैंने मार नहीं खाई, इसलिए मैं ठीक ठाक। मुझे कभी वालिद साहब ने पढ़ाई पे नहीं मारा कभी। मेरी शरारतों पर, अपनी शरारतों पर बहुत पिटा हूँ, लेकिन पढ़ाई पे कभी रोक टोक भी नहीं। मेरे हाथ में कौन सी किताब है उस पर भी कभी उन्होंने तवज्जो नहीं दी। कोई भी किताब हो मैं पढ़ता था। मैं किसी बड़े भाई में, मैं सबसे छोटा था, तो भाइयों में लड़ाई होती थी, मैं खूब पिटा जी सर। चोरियों में पिटा और बहुत सारी हरकतें की, में शरारतें थी, लेकिन पढ़ाई के मामले में कभी नहीं। सर शायरी के ताल्लुक से आपके वालिद साहब का क्या ये रहा जब आपने शायरी पसंद नहीं करते जब आपने? मेरी वालदा को पसंद थी, क्योंकि उनका भाई तो इशरत किरतपुरी अपनी गोद में खेले थे। इज़हारा सर और इशरत किरतपुरी दोनों से बड़ी थी, तो मेरी माँ को तो पसंद था। एक भाई हमारे थे तो उनको बहुत मेरी शायरी पसंद आती थी, वो अच्छी बुरी जैसी भी थी, और उनको भी शौक़ लगा और बहुत अच्छे शेर भी कहने लगे थे, लेकिन वो कभी मंजर आम पर नहीं आया। अब्दुल समीर साहब सहारनपुर में रहते हैं। मेरे वालिद साहब को कभी मेरी शायरी अच्छी नहीं लगी, अलबत्ता मेरी नस्ल से बड़ी मोहब्बत करते थे, लोगों को दिखाया करते, देखो ये मेरे बच्चे, छोटे वाले ने लिखी है। इंतकाल से एक हफ़्ता पहले उन्होंने मुझे बुलाया, भाई यार तो शायरी वायरी भी करता है? मैंने जी हाँ सुना। मैं उनके पैर दबा रहा हूँ, वो बगल से, हाँ ठीक है अच्छे, ठीक ठाक है। ये ज़बान जो है बड़ी ख़राब है तुम्हारी, उर्दू की किताबें पढ़ा करो। जब मैं पढ़ता तो उन्हें पता है हाँ, इन पंजाबी में रह के तुम्हारी ज़बान भी घिसटती जा रही है। ये नहीं है, ये जुमला इस तरह नहीं होता, ऐसा होता है, या ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, बताया करती है। बस इतना तो उन्होंने वो हुआ मेरे साथ। मतलब सर वालिद साहब को भी उर्दू से शगफ था? हाँ, उर्दू मतलब अल्लामा इकबाल की बहुत सारी शायरी में याद थी, और ख़ास तौर से हाली को बहुत पढ़ते थे। शायरी से शगफ था, लेकिन वो शेर गोई रुझान हमारे यहाँ किसी में नहीं। मुझसे बड़े भाई हैं, उन्हें कहानी लिखने का शौक़ था। आसिर रामनगरी साहब से उन्होंने इस्लाह भी ली, राशिद अनवर साहब, लेकिन इस आगे वो भी नहीं बढ़े।
तो सर एक बैक वक्त आपने शायरी भी की और उसी वक्त आप नस्र भी लिखते थे, कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि वालिद साहब आपकी नस्र को पसंद करते थे और शायरी के मामले में जी। उतना नहीं। तो ऐसा सर कम ही देखने में आता है कि कोई शायरी भी कर रहा हो और साथ में नस्र भी लिख रहा हो, या तो एक तरफ ध्यान क्योंकि बढ़ जाता है आम तौर पर। तो आपके सर दोनों की तरफ कैसे एक साथ? असल में हमारे यहाँ जो है उस ज़माने में, जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, ख़त लिखने का रिवाज था। जी सर। मोहल्ले में 3 घर ऐसे थे कि वो ख़त लिखना जानते थे, या उनके यहाँ ख़त लिखा जा सकता था। तो एक हमारा घर ऐसा था कि हमारे यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ पढ़ती थी आसपास की, तो डायरेक्ट एंट्री थी हर किसी की। और हमारे यहाँ के ज़्यादातर लोग बम्बई और इधर उधर रहते थे, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, तो उनको ख़त लिखना होता था। तो ख़त लिखते लिखते अब वो मेरी सादगी मुलाहिज़ा फरमाया कि मैं, मेरे ख़्याल में पहली या दूसरी क्लास में था। एक मोहतरमा हमारे पड़ोस की आई, ताई कहते थे हम उन्हें। तो उस वक्त भाई साहब या वालदा साहिबा जो मौजूद नहीं थी, तो उन्होंने कहा, बेटे तू तो जाने, तू भी तो स्कूल जा रहे। मैंने हाँ, कि तुझसे तो आता होगा ख़त लिखना। अभी देखिए कि एक बच्चा जो स्कूल में पहली दूसरी में पढ़ रहा है, वो लोगों को उम्मीद रहती थी कि ख़त लिखना तो आ गया इससे। आज का जो है वो मतलब MA कर लेता है और उसे एप्लीकेशन नहीं लिखी जाती। जी सर बिल्कुल। मैंने जी पेमला तो आवे तुझसे लिखना। मैंने हाँ, तो तू तो लिख देगा ख़त, ले मैं बोल लूँ तो लिख। अब उन्होंने मुझे लेटर दे दिया। 3 पैसे का या 5 पैसे का लेटर हुआ करता था। मैंने जी बताओ क्या लिखूँ। उन्होंने कहा लिख अलकाब। मैंने अलिफ लाम काफ अलिफ बे लिख दिया, ये लिख दिया अलकाब। क्या खैरियत लिखी, मैंने नीचे खैरियत लिख दी। अब वो जो बोलती रही मैं वो लिखता रहा। उसके बाद हो गया, मैंने जी हाँ हो गया। तो उन्होंने सुना, मैंने सुना दी जैसे लिखा हुआ था। तो फिर वो कुछ नहीं कहा उन्होंने, पीछे से भाईजान आ गए। नरे समी, सब इस तरह बोलती थी कि जी ताई, कि देखिए लौंडे ने ख़त तो लिख दिया, तो पढ़ दे। तो भाईजान ने देखा और मुस्कुराया, और उन्होंने कहा कि वहाँ फाइल रखी, उसमें 2 लेटर रखे, वो निकाल के लाओ। और फिर उन्होंने वो अलग से लिख के दिया। हाँ, फिर उन्होंने बाकायदा मुझे लिखना सिखाया। तो ख़त लिखने से नस्र लिखने की तरफ रुझान हुआ। और फिर वो उसमें हमारे तीनों चारों भाइयों का कंपटीशन हुआ करता, कौन अच्छा लिखे। और शादी के दावतनामे पहले इसी को होते थे, तो अलग अलग तरीक़े से लिखना, ये करना वो करना, ये बहुत हुआ। ये मोइन शादाब जो हमारे दोस्त हैं, तो हमने बड़े तजर्बे किए ख़त लिखने में। अस्सलाम वालेकुम खैरियत है, बस इतना लिखा और डाल दिया। ऐसे मेरे पास आज भी बहुत सारे खतूत रखे हैं, मेरे बड़े भाई ने संभाल कर रख रखे हैं। तुमसे मेरे बोलने को जी नहीं चाह रहा, बस पता लिखा। तो वो एक ख़ास अंदाज़ था हमारा। तो वो जो नस्र लिखते थे, हम ख़त लिखते थे, उससे नस्र लिखने का। दूसरे ये कि इब्न सभी ने बड़ा काम किया। इब्न सभी ने ज़बान भी सिखाई, और इब्न सभी ने लिखने के लिए उकसाया। तो मैंने ख़बरें लिखी शुरू में। पहला एक अखबार था, हिंदी से मेरी शुरुआत है। नस्र जो है मेरी हिंदी से शुरू है, जबकि हिंदी मैंने 6ठी क्लास से समझो पढ़नी शुरू की। पहले चौथी क्लास से शुरू हो गई थी, लेकिन बाकायदा जो है वो क्योंकि ये तो उर्दू मीडियम था, वहाँ जाकर वो सब हिंदी मीडियम था। तो एक अखबार निकलता था अंजनी पुत्र, डॉक्टर BR पमार उसका एडिटर हुआ करते थे। उनका जो लड़का था राकेश, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो उसने मुझसे कहा कि बहुत अच्छा लिखता है और ये करता है। वो कुछ उल्टे सीधे लिख के सुनाता रहता था। तो उन्होंने बोला हाँ भाई लिखते हो। मैंने जी हाँ। अच्छा ये ख़बर लिखो। और वो ख़बर का हमें पता भी नहीं, तो मैंने लिखी। तो देख के मुस्कुराया, हाँ तुम लिख सकते हो। और फिर वो मुझे अपने साथ ले गए। एक मुशायरा था, मुशायरे की नोटिंग कराई मुझसे, फिर आगे मुझसे बनवाई। तो पहली मेरे 22 लाइन जो छपी थी वो अंजनी पुत्र में छपी थी। फिर उसके बाद मैं जब मेरी तहरीरें काफ़ी लिखने, मैं हिंदी में काफ़ी लिखने लगा था, कुछ लोकल मैगजीन में आने लगा था। तो वालिद साहब ने कहा कि तुम्हारी उर्दू बहुत अच्छी है, तुम उर्दू में लिखा करो। तो मैंने उर्दू में लिखा। उर्दू नस्र मुझे पसंद है। पहला छोटा सा मजमून हिंद समाचार में छपा था, मिलाप में छपा, प्रताप में छपा, 3 अखबार। उसके बाद सर आपने ये पूरा सिलसिला शुरू किया। नस्र में सर आपने जिस खतूत लिखे और अखबारात के लिखे, सर किन किन असनाफ पर तबाज़माई की आपने नस्र में? शुरू में तो ख़बरें लिखी, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा। उसके बाद में फिर सहावत की तरफ रुझान हुआ। तो एक हमारे मैंने अर्ज़ किया कि हमारे एक रिश्तेदार थे, मेरे बड़े भाई के साले कारी मोहम्मद इसाक़ हाफिज़ सहारनपुरी, नवाए वतन उनका अखबार था। तो मैं उनके अखबार की प्रूफ रीडिंग करना, एक किताबत होती थी पहले, तो वो बिस्तर पे जो बिस्तर पे पढ़ना बड़ा मुश्किल होता था। वो बुज़ुर्ग हो गया तो उनकी आंखें कमज़ोर हो गई थी, तो मैं वो पढ़ लिया करता था। तो उन्होंने कहा कि तू सहाफ़ी बन सकता है।
मैं खबरें ठीक भी कर देता है, डेडलाइन गलत हो रही है, गलत इंट्रो गलत हो रहा है वगैरह वगैरह, तो मैं दुरुस्त भी कर दिया करता था। तो वहाँ से जो है वो खबरों का सिलसिला शुरू हुआ। फिर एक इंडियन मैसेज एक अखबार था, उसमें मैंने बाकायदा लिखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप जो हैं छोटे छोटे तंज़िया मज़मून लिखा करो। तंज़िया मज़मून लिखने लगा मैं। मतलब अजीब व गरीब, मेरी तबीयत के ख़िलाफ़ कभी तबीयत के मुवाफ़िक ऐसे सिलसिला चला। मेरा कहीं दूर दूर तक लिखने का इरादा नहीं था, तो लिखने लगा। सहाफ़त का कोई इरादा नहीं है, सहाफ़त में चला गया। तो ऐसे ही उल्टे सीधे खुद ब खुद जैसे मौके आते गए। फिर उसके बाद में वालिद साहब का इंतकाल 84 में हो गया। फिर जैसे मैंने अम्बाला छोड़ दिया, तो 87 में निश्तर खानकाही साहब की इदारत में रोज़ाना ख़बर जदीद एक अखबार निकलता था। 87 में मैं उसमें शामिल हो गया। वहीं से फिर मुरादाबाद चला गया। एक रोज़नामा गरज है, गरज में फिर बाकायदा मैं सही मानों में गरज से मेरे सहाफ़त का आगाज़ हुआ 88 में। तो असल में हम गए थे मोइन शादाब की मोहब्बत में, आयना आलम के एडिटर थे। तो फिर मैं वहाँ गया, वहाँ फिर हमने जलवे दिखाए, वो खुद ब खुद होते चले गए। वो जी तो देखा तो इस तरीके से सर आपके नस्र का वो पूरा सर रहा। और फिर सर शायरी में आपने सर किन असनाफ पर तब आजमाई की, किन किन असनाफ पर? गज़ल में सर आपकी गज़लें हम देखते हैं, इसमें भी हैं सर। भाजी मैं जब देखता हूँ अपने अंदर, तो मेरे अंदर तो कुछ नहीं है सर। ये तो आपकी इनकिसारी है सर। इनकिसारी नहीं, हकीकत बता रहा हूँ मैं। अल्लाह मेरा जानता है, मैं सच बोल रहा हूँ कि जब मैं अंदर झांक के देखता हूँ तो मुझे तो लगता है खाली है, बिल्कुल कुछ नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा एहसान और उसका करम है कि मैं जो चाहूँ मुझसे लिखवा देता है। जी सर, ये तो खुदा है। मैंने कभी फिल्में नहीं लिखी थी, मैंने फिल्में लिख दी। मैंने कभी ड्रामे नहीं लिखे थे, वो ड्रामे लिख दिए। मैंने शॉर्ट फिल्में कभी नहीं लिखी थी, बड़े मुश्किल है जी सर, वो लिख दिए। बहुत बंदे टाइटल सॉन्ग मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं लिखे थे, एक मेरा दोस्त है नौशाद, उसने लिखवा दिए। भजन मैंने कभी नहीं लिखे थे, वो भी लिखवा दिए। रुबाइयात से मुझे बड़ा डर लगता था, वो भी हो गई। मतलब मैंने कभी किसी ने बताया नहीं। जितना अरूज वरूज थोड़ा बहुत बचपन में सीखा, और जो असनाब में उनके सामने हो गई, उसके बाद कभी गज़ल के अलावा सोचा भी नहीं। और मेरा शायरी बाकायदा वो भी नहीं रही, क्योंकि मेरी रोजी रोटी के ज़रिए दूसरे थे जी। तो कभी मतलब मुझे हैरत होती है कि बड़ी जूद गोई, बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ मैं शेर भी कह लेता हूँ, बड़ी रफ्तार के साथ मैं लिख भी लेता हूँ, और जो चाहे लिख लेता हूँ। ये सब अल्लाह ताला का करम है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं सर। ये तो खुदा का फजल होता है। लेकिन सर कमाल तो उसने आपको बख्शा है। क्या इसमें कोई सोच समझ के प्लानिंग के साथ ऐसा कुछ नहीं है सर। लेकिन मैं घोस्ट राइटर हूँ, तो आप जानते हैं। और बड़े बड़े टिपिकल मौज़ूआत पर PhD हमारे बाप ने नहीं की, हम BA से आगे नहीं गए। अब हमारे क्या लेना देना। अब उन साहब वो पैसों की ज़रूरत थी, नहीं इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है, PhD लिख दिया हमने, खुद ब खुद लिखी गई, हमें पता ही नहीं। अब वो मतलब कोई टॉपिक बस वो छोड़ दीजिए आप फिर आप दूर तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी हैं, आपके यहाँ भी हो सकते हैं और दूसरी जगह भी हो सकते हैं। तो ये जो प्रोफेसर बन जाते हैं, उनकी भी मेरे दिल में इसीलिए इज्जत नहीं है कि कुछ नहीं है। जी सर, उनसे अच्छा हम जाहिल हैं सर। वो डिग्री बड़ी चीज़ नहीं होती है, वो आपकी जानकारी जितना हाँ, तो ये कोई मेहनत नहीं करते, ये पैसा खर्च करते हैं। जी सर, और फिर पैसा कमाते हैं सर। उसीलिए वो प्रोफेसर पैसे कमाते हैं। सर, जब आपने शेरी सफ़र जब आपका शुरू हुआ और नसरी सफ़र भी जब आपका शुरू हुआ, तो अदबी दुनिया में सर आपकी एक शनाख्त तो कायम है ही सर, अभी भी कायम है। तो जब इस दुनिया में है सर, रोज़ी रोटी का जो मसला तो रहा सर, लेकिन आप अदबी दुनिया से भी सर जुड़े रहे। तो अदबी दुनिया का तजुर्बा सर आपका कैसा रहा? भाई सच बताऊं मैं आपको कि सहाफ़त और अदब, इन दो चीज़ों में जाके मुझे सुकून मिला। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना कुछ, जो मेरे दिल की आग थी, ये मेरे दिल में जो भड़ास थी, तो मेरे जो गम थे, मेरी तकलीफ़ें थी, जो मैं दूसरों की तकलीफ़ें महसूस करता हूँ, उनको मैं बयान कराया। कम से कम इतना तो दिल हल्का हुआ। मुझे रोने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे किसी से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी सब जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग मिले और बहुत ही अच्छे लोग मिले। इस पर मैं परदेश में रहा, मेरा अल्लाह ताला ने खूब ये और भी है मुझे परवरदिगार, मुझे जंगल में बिठा दीजिए आप जी। अल्लाह ताला का करम और एहसान है कि वहीं कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते निकल आए कि मेरे भीड़ हो जाएगी गिट्टी। मैं जब यहाँ आया तो मुझे ये जसोला में रह रहा हूँ, एक तरफ कोने में, मुझे कोई अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं जानता है। जानते हैं तो सब यहाँ कोई गोखला में है और कोई क्या नाम आपका अबुल फजल में है, 2-3 आदमी मेरे जानकार, उधर कोई था ही नहीं। और फिर सिलसिला बना तो ऐसा बना कि वो सब
पूरा इलाका सिर्फ मुझे जानता है। बिल्कुल सर, बड़ा नाम है आपसे। और जबकि उनसे उनका न शायरी से कोई लेना देना, ना सहाफ़त से कोई लेना देना। सर तो वो ये आपकी शख्सियत ऐसी है कि ये कुछ अल्लाह ताला का करम, बिल्कुल ये सिर्फ उसका एहसान है और कुछ नहीं है। बिल्कुल खुदा का फजल है तो सर। दिल्ली में अपनी शनाख्त बनाना बड़ा मुश्किल काम है। जी सर। दिल्ली में पैसा कमाना बहुत आसान है, दिल्ली में दुकानें बनाना बहुत आसान है, दिल्ली में कारोबार करना बहुत आसान है। दो काम बड़े मुश्किल है। एक तो आप अपनी पहचान नहीं बना सकते बहुत जल्दी से, एक बच्चों का एडमिशन वो बड़ा साहब वो थका देने वाला काम है। तो अल्लाह ने दोनों काम बड़े आसानी से कराए मेरे। अच्छा, मुझे दूसरे एक है अबरार साहब जैसे लोग, मोइन शादाब जैसे, एजाज भाई, एजाज अंसारी साहब, और बहुत सारे जावेद मुशीरी साहब हैं, अनस फैज़ी हैं, मुनीर हमदम साहब हैं, जी सर। अल्लाह जन्नत नसीब करे, रऊफ़ रज़ा साहब थे। जी सर। तो ये तमाम बहुत पहले से ही मेरा हल्का एक मौजूद था, तो वो कहीं ना कहीं मुझे खींचते रहते। ख़ास तौर से मोइन शादाब का तो मैं बहुत एहसानमंद हूँ कि मेरा जी नहीं चाह रहा, ज़बरदस्ती खींच गया ना, मेरे टीवी पे मुशायरा पढ़ना है, चलो बस। आप दूरदर्शन के लिए लोग तरसते थे और हम दूरदर्शन पे वहाँ बैठते थे और हमें ज़बरदस्ती होती थी, मैं पढ़ो। इसी तरह रेडियो पे हमारा पूरा ख़ानदान, हमारे ननिहाल के बहुत सारे लोग जो हैं, कोई पर्शियन में, कोई कहीं, आज भी हैं। ये बरती आदमी साहब हमारे एक मामू के शागिर्द हैं, जी सर। अनीस साहब उनका नाम था। उन्होंने कई बार मेरा नाम भेजा, मैंने मना कर दिया, मैं गया ही नहीं। लेकिन वो इंशाल्लाह पकड़ खींच के लेके गए। अच्छा, मुशायरे भी, नशिस्तें भी बहुत ज़्यादा। शहबाज, अल्लाह ताला जिन्हें जन्नत नसीब करे, और शहबाज साहब, शहबाज नदीम ज़ियाई साहब, तो रऊफ़ रज़ा साहब, ये बहुत सारे ऐसे दोस्त थे हमारे बुज़ुर्ग, तो उन्होंने बड़ा मुझे खींचते रहे वो। हालांकि मेरी शायरी उनके मुकाबले में कुछ नहीं थी, मैं खुद भी कुछ नहीं था। सर ये आपकी इंतसारी है, वरना आपकी शायरी हम जानते हैं सर क्या है, और वो दूसरे बताएंगे सर, इस मामले में आप ना कहें सर, वो तो आपकी इंतसारी है। आपकी शायरी का सर जो मेयार है वो सब जानते हैं और ये तो सबको एतराफ़ है आपकी सर उसका, मोहब्बत है, इसमें आप ज़रा सर नवाज़ ये हैं। हकीकत है सर। कहे तो सर ये इतना लंबा अरसा सर आपकी शायरी का भी रहा सर, तकरीबन 45 साल का, और उसी वक्त सर आप नशिस्तों में भी शिरकत करते थे। फिर दिल्ली आने के बाद भी सर आपने एक मुकम्मल शनाख्त सर आपने बनाई अदबी दुनिया में। तो सर एक अदबी दुनिया जो है, इसमें अदबी सियासतें भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, खूबियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं। अब आपके ताल्लुक जो से सर कहलवाना चाह रहा है मैं कहूँगा नहीं। नहीं सर, मैं दोनों पहलू पूछना चाह रहा हूँ सर, आपके मुताबिक क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं सर? असल में कोई खास निशाना नहीं जब से शायरी बाजार बनी है, जी सर। तो इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी आ गई है। जी सर। आप इसमें से बाजार निकाल दीजिए, पैसा निकाल दीजिए, शायरी महंगी है। आज भी अच्छी शायरी हो सकती है। बिल्कुल सर। मार्केट में आने के लिए जो तैयारियां चाहिए, जो सामान चाहिए, लोग उसी तलाश में रहते हैं, और किस तरह बेचना है वो शायर नहीं जानता, वो बाहर के लोग ही जानते हैं। बाप मैं नहीं कहना चाहता अपनी ज़बान से, नहीं सर। तो ये जहाँ जहाँ ओरिजिनल शायरी है, अब फरीदाबाद में कुछ हमारे गैर मुस्लिम हजरात जो अदबी तहरीकें चला रहे हैं, बड़ी काम की, बहुत अच्छी तहरीक हैं। अभी क्या नाम है आपका, गुड़गांव में, इधर उधर, ये दिल्ली में भी बहुत सारे अहबाब हैं हमारे। जी सर। तो ऐसा नहीं कि अच्छी शायरी नहीं हो रही, अच्छे लोग नहीं हैं, जी सर। आज भी हैं, लेकिन वो जो अच्छे शायर हैं उन्हें शोहरत के मौके नहीं मिल पाते। जी सर। वो अपने घरों तक महदूद होकर रह जाते। मेरे चचा थे एक रिश्ते के, शौक मानवी साहब, मानी जायसी के बड़े अरशद तलामुज़ा में से थे। मेरे क्या नाम, वक़ार मानवी साहब, ये भी बहुत मतलब एक उनके करीबी शागिर्दों में रहे, बहुत नज़दीकी इसमें रहे। वक़ार साहब तो खैर दिल्ली में थे, तो इसलिए काफ़ी उन्हें अब लोग जान गए। वक़ार साहब को कोई नहीं जानता। बस वो भी अपनी मिजाज के अलग थे। मैं समझता हूँ कि गालिब से 4 हाथ आगे की शायरी करने वालों में से थे, लेकिन वो रह गए उनका। मैं हद दर्जा मैंने कोशिश की कि साहब आप मुझे दे दो, मेरे बहुत ज़रा हैं, मैं छुपा दूँगा अपने पास से भी। अब तो अल्लाह का शुक्र है, हम इतना भी कर सकते हैं। जी सर। किसी सूरत तैयार नहीं है। तो ये जो हमने ना शाइस्ता लोगों को, ना शायरों को, गैर शायरों को, मुतशायरों को आगे बढ़ाने का, मैं भी कसूरवार हूँ उसमें। मुझे अगर कोई पैसे दे रहा है, 1000 रुपये की जगह 2000 रुपये दे रहा है, तो मैं तो गज़ल आराम से लिख के दूँगा उसे, और वो कहीं भी जाए, और मेरा काम चल गया, मेरे घर में राशन आ गया, उसका काम चलता रहा, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। तो उसमें हम सारे कसूरवार हैं, कोई एक कसूरवार नहीं है। और इससे एक फ़ायदा भी हुआ हिंदुस्तान में। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा छपने वाला मैटर जो अखबारात में आता है वो शायरी है।
जी सर। आप किसी से कहोगे साहब इस मौजूद पर अफसाने लिख के भेज दीजिए, कोई नहीं लिखा है जी सर। सर, मुश्किल से पूरे हिंदुस्तान में 10-20 ऐसे लोग होंगे, हाँ ला भाई ठीक कर दीजिए। जी किसी ख़ास मौजू पे आप मजमून लिखवाना चाहें, पूरी दिल्ली में 10-20 आदमी निकल के आएंगे, लेकिन आप मिसरा तरा दें जी तो सर, 10,000 गज़लें हो जाएंगी। बिल्कुल सर। तो यहाँ शायर ज़्यादा हैं। अब बहुत से जो शुराए कराम हैं बेचारे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़े तजर्बे किए, बड़ी जिद्दोजहद की, बड़ा मुताला, बड़ा सब कुछ, और अच्छी शायरी कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा। तो उनके ज़रिए कम से कम ये है कि कुछ मुतशाइर हज़रात उनकी गज़लें लेते हैं, वो उनका शौक़ का सिलसिला चल, उनका घर भी चल रहा है, उनका चूल्हा भी चल उनका रहा है। शौक चल जाता है। हम तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जाहिल प्रोफेसर और ये जाहिल शुराए कराम, जाहिल मकाला निगार, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, हम जैसे भी रोटियाँ चल रही हैं। सर ये बड़ी खतरनाक दुआ है सर। ये सच्ची बात है, मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी जहालत सलामत रखे। भाई अगर इन्हें लिखना आ गया, मकाले लिखना आ गया है, तो फिर हमें कौन कहाँ गालेगा फिर? हम तो फिर रक्षा चलाएंगे। तो कम से कम उन्होंने कुर्सी पे बिठा रखा है, उनका एहसान है। ये पहलू सर एक मुस्बत इसमें भी आपने निकाल लिया सर, ये तो है। खैर सर इतना लंबा तजुर्बा है सर आपका, तकरीबन 40 साल 45 साल से सर ज़्यादा का, और शायरी पर सर आपकी गहरी नज़र भी है। हम जैसे बहुत से सर तालिब इल्म ये इंटरव्यू देखेंगे, और उनके फ़ायदे के लिए सर एक सवाल ये था कि बेहतरीन शायरी सर आपकी नज़र में क्या है? एक पैगाम अगर आप देना चाहें हम जैसे तालिब इल्मों के लिए, नई नस्ल के लिए, शायरी ही सर। बेहतरीन शायरी वो है जो आपके जहन में ख़यालात, जज्बात, एहसासात उभर रहे हैं, आप अपने तौर पे बग़ैर किसी का, गालिब ने किस तरह कहा और मीर ने किस तरह कहा और अरशद नदीम ने किस तरह कहा और सफ़ीर ने किस तरह कहा, इस पर तवज्जो दी, अपने अंदाज से, अपने तरीक़े से उसे कहें, दूसरों से अलग हो। आप जब उस पर कोशिश करेंगे कि मेरे तरीक़े से आया, तो फिर वो बिल्कुल मुनफरिद होगा। बिल्कुल सर। अगर आप ये चाहें कि साहब अल्लामा इकबाल के स्टाइल में मेरी शायरी हो, तो फिर वो अल्लामा इकबाल हो जाएंगे, आप शायर कभी नहीं हो सकते। आपकी अपनी शनाख्त। आप मीर जैसे हो जाएं, कबो कसो करते फिर रहेंगे। मीर की बड़ी करख ज़बान है, बड़ी घटिया ज़बान है मेरे नज़दीक, मैं खुल के कह रहा हूँ। मीर की ज़बान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मीर ज़बान का इमाम है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ हाँ, बस 10-20 हज़ार शेर में अगर 2-4 शेर अच्छे कह लिए, 2-4 गज़लें या 10-20 70-80-100 गज़लें अच्छी कह ली, तो कौन सा बड़ा कमाल किया भाई? इतने तो हमने भी कह लिए होंगे, तो 2-4 शेर तो हमारे यहाँ भी अच्छे खासे निकल सकते हैं। तो अब वो सोच जो है हमारी गालिब की तरह होनी चाहिए कि पुराने सांचे छोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, फिर फेंक दीजिए, ये कुछ नहीं है, अब नया जोड़ेंगे हम। बिल्कुल इस तरह से जैसे मौसीकी वालों ने किया है। उन्होंने तानसेन को मेयार तो बनाया, एक मंजिल तो है वो, लेकिन तानसेन की मानी बिल्कुल नहीं है। अच्छा राग माल को होता तोड़ दो इसे, ये शिवरंजनी है तोड़ दो इसे, और ये क्या नाम आपका क्या नाम दरबारी है, दरबारी ऐसे नहीं गाते जैसे गाए, तो म्यूज़िक तरक्की करे और आगे बढ़ती चली जा रही है। शायरी वहीं की वहीं है, 10-20 मौज़ूआत है लट पलट के वही, क्योंकि गालिब ने कहा था, गालिब से वो एक बुत खड़ा हमारे सामने, उससे आगे हम जा ही नहीं सकते, वो इमाम है, और उससे आगे निकल गया तो नमाज़ कज़ा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी हमारी, वो चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। आप अपने अंदाज से गइए, अपने तरीक़े से गइए। तो गालिब ही को पैदा नहीं किया था अल्लाह ताला ने, हर ज़माना नया ज़माना अच्छा ज़माना होता है। हम माजी में क्यों रहे हैं, हम तो आगे बढ़ें, आगे बढ़िए, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। अपने तरीक़े से गइए, बिल्कुल दूसरों की नकल करना छोड़ दीजिएगा, उसे दाद मिल रही साहब इस अंदाज में छोड़ दीजिए, लानत भेज दीजिए आप उसे अपने तरीक़े। जब आपका अंदाज़ लोगों की समझ में आ जाएगा कि सफ़ीर सिद्दीकी इस तरह से शायरी कहता है और ये मजमून इस तरीके से कहलवाना, इस तरीके से समझाना चाह रहा है, हम इस तरह से अपने पैगाम देना चाह रहा है, तो फिर वो आपके पीछे पीछे होंगे, आप जो है इस दौर के मिर्ज़ाकारी बन जाएंगे। अपनी शनाख्त जिसकी होगी सर, बिल्कुल अपनी शनाख्त बनाने के लिए बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, अपने अंदाज से गइए, बस ये है। बिल्कुल सर, ये बहुत अहम मशवरा है सर तमाम बच्चों के लिए सर। ये तो ये ज़बान के ताल्लुक से सर आपने बात की, जैसे मीर के ताल्लुक से ज़बान सर इस वक्त बहुत ज़्यादा बिगाड़ दी जा रही है ज़बान, ख़ासतौर इस वक्त ज़बान के मेरा भी सर मेरा मानना ये ज़ाती ख्याल ये है कि जिद्दत के नाम पे कुछ लोग जो है ज़बान के साथ बहुत भोंडा खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे मेरा ज़ाती ख्याल है सर। आप इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? इस वक्त ज़बान में किसी भी उर्दू जो है अपनी नरमी, शाइस्तगी और शबनमी लहजे के लिए मशहूर है। इसमें कोई भी करख्तगी पैदा करने वाला लफ्ज़ आएगा तो बुरी हो जाएगी। तो कोशिश ये करें कि ऐसा लफ्ज़ बिल्कुल मखमल की तरह से हो, तो फूल की तरह से हो, जो अपनी तरफ समेट ले, हमारे यहाँ आगे समा जाए, उस लफ्ज़ को अपने यहाँ ले आएँ आप, और अपने तरीक़े से लें, बड़े खूबसूरत तरीक़े से लें। करख्तगी पैदा करने वाला जो है वो मतलब बिल्कुल ऐसा लगे कि हम अभी जो है बिल्कुल
मार्बल के फर्श पे चल रहा था और पता चला कि हम खड़ौंजे पे आ गए। उस तरह का वो जो करख्तगी आ रही है ना जदीद शायरी में, जी सर। वो इसी वजह से है। तो करख्तगी पैदा नहीं होनी चाहिए, वो शाइस्तगी जो है, वो उर्दू का जो अपना एक ख़ास अंदाज है, शीरीनी जो है। हाँ, वो शीरीनी जो है, वो जो जायका है उसमें, जो नफासत है, जो नज़ाकत है, वो बरकरार रहनी चाहिए। आप किसी भी ज़बान का लफ्ज़ अपने तौर पे बना सकते हैं, वो उर्दू हो जाएगा। बिल्कुल सर। पुराने लोगों ने भी ऐसा किया है। जी सर, उसका इस्तेमाल उसको बनाता है कि वो जहाँ जितना बेहतर जहाँ पर वो इस्तेमाल हो जाए उतना खूबसूरत वो लफ्ज़ होता है। खूबसूरती के साथ, शर्त यह है कि खूबसूरत। जी सर, इस्तेमाल ही खूबसूरत बनाता है अल्फाज को, तो जहाँ और शायर ही तय करता है कि लफ्ज़ क्या है, जी इसका सर। वज़न क्या है, इसकी औकात क्या है, इसका महल इस्तेमाल क्या है। बिल्कुल सर। ये कोई अदीब साहब ही नहीं बताता, ये बिल्कुल। शायर इसको इस्तेमाल करके बताता है कि ये है। बिल्कुल सर, छोटे से छोटा लफ्ज़ खूबसूरत इस्तेमाल की वजह से बहुत बड़ा हो बहुत जाता बड़ा है, हो जाता है, और बड़े से बड़ा लफ्ज़ गलत इस्तेमाल की वजह से वो घटिया ख़राब हो जाता है। बिल्कुल सर, बदबू आने लगती है उससे। जी सर, बिल्कुल सर, ये तो है। खैर सर, आपकी शायरी जो है सर, बहुत से मौज़ूआत हैं सर आपकी शायरी में, मौज़ूआत का तनव्वुर है और तहदारी है सर, आपके यहाँ पढ़ते रहते हैं। फिर भी सर आपसे जानना चाहते हैं सर कि आपने किन किन मौज़ूआत पर शायरी की है, या आप किन मौज़ूआत को अपनाना चाहते हैं अपनी शायरी में सर? देखिए, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे जहन में पैदा हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, मैं उसकी हूबहू पिक्चर अपने शेरों के ज़रिए पेश कर दूँ। मैं इसमें बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हूँ, लेकिन कामयाब होने की कोशिश करता हूँ। कामयाब है सर वो। और नहीं, मैं हक ये बता रहा हूँ कि जो मतलब गज़ल कहने के बाद भी रह जाता है कि यार ये बात कहने से रहेगी, बहुत नज़में कहने के बाद भी कुछ रह जाता है, अटक जाता है सर वो कुछ, तो सर कुछ कहा नहीं, कुछ कहा नहीं। तो ये कोशिश रहती है मेरी कि कुछ ऐसी हो कि जो दूसरों से अलग हो, दूसरों के लिए, दूसरों को इंस्पायर करे, और ये लगे कि हाँ, अरशद नदीम को शेर सुनने या पढ़ने के बाद हो सकता है कि हमारे यहाँ कुछ फ़िक्री इनकलाब पैदा हो जाए। मेरी कोशिश ये होती है फ़िक्री इनकलाब के लिए सर। ये वो जो मौज़ूआत जो हैं सर आपके, मतलब आपकी शायरी के जो मौज़ूआत हैं सर, मतलब जो हालत हाज़िरा के जो मौज़ूआत हैं उनको लेकर हमारे यहाँ तगज़ुल की बहुत फुक़दान है। हाँ, कुछ कहते हैं कि यार अगर तुम 2-4 इश्क कर लेते तो शायद हमारे यहाँ भी तगज़ुल होता, पता नहीं क्यों होता ही नहीं। एक तो ये कि ज़िंदगी की जो महरूमियाँ हैं, जी सर, मेरी अपनी नहीं, बल्कि मैंने अपनी दुनिया को देखा है जिस नज़र से, तो वो मैं उससे बच नहीं पाता। मैं शायरी जब करता हूँ तो वो सब के सब वही आते हैं। जी सर। उसके अलावा कितने खूबसूरत सरापे मौजूद हों, कितनी हसीन तरीन हंसियाँ हों, मुस्कुराहटें हों, मुझे मुतासिर नहीं करती, वो ज़्यादा अजीज़ होते हैं। कि ये मेरी ज़िम्मेदारी ये है, ये नहीं है, ये तो दूसरों के लिए है। ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि जो हालात हैं इनसे बच के निकलने की, या इनसे फ़ाइट करने की कुछ सिचुएशन जो है मैं दुनिया को दे सकूँ, समझा सकूँ, ये हालात ये हैं और हमें ऐसा करना चाहिए। अखबार में होता है इदारिया। जी सर। इदारिया जो है वो अब तो बहुत से सारे लोग बड़े बड़े मतलब डिग्री याफ्ता हैं, उनसे पूछा होगा कॉलम और एडिटोरियल में क्या फ़र्क होता है इदारिया में, तो उन्हें एक जैसा नज़र आएगा, कोई सब एक जैसे ही होते हैं। थोड़ा फ़र्क होता है। इदारिया का जो खिताब तखातुब होता है वो हुकूमत से होता है, और जो कॉलम होता है वो अवामी होते हैं, ये फ़र्क है। तो उसमें जब हम सिखाते हैं किसी को इदारिया क्या होता है, क्या कैसे लिखा जाता है, तो उसमें बताते हैं कि देखिए ये हालात ये हैं, एक पहला पैराग्राफ ये ले लिया, उसके बाद में ये हो रहा है, इसे ख़त्म करने के लिए सिलसिला हो रहा है, और हमारे नज़दीक ये होना चाहिए, ये इदारिया है। इसी तरह शायरी है कि हम हालात बताएं कि ये हो रहा है और इसका सॉल्यूशन भी हम पेश करें कि ये ऐसा होना चाहिए, जो कि मैं अभी तक पेश करने में नाकाम रहा। सर आपने बहुत कामयाबी के साथ पेश किया, ये सर हम जानते हैं, वो तो आपकी इनकिसारी है सर, आप तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन बाकी लोग जानते हैं कि आप क्या हैं और कितना पेश कर रहे हैं सर। क्या सर ये कि मौजूदा जो सर अदबी सूरत हाल है, जो इस वक्त जो शायरी हो रही है, उससे सर आप किस हद तक मुतमईन हैं? नए लड़के हैं हमारे हिंदुस्तान में। एक तो जो हमारे यहाँ के जो कुछ लोग हैं उन पर पाकिस्तान बड़ा सवार है। जी सर। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी घटिया शायरी इस दौर में हो रही है पहले कभी नहीं हुई। आप पूरे पाकिस्तान के जो नए शोरा हैं उन्हें पढ़ लीजिए, उनके सारे मजमूए के टाइटल फाड़ के फेंक दीजिए, और फिर आप जो है उन्हें पढ़ेंगे तो ये लगेगा कि एक ही उस्ताद का माल है सारा का सारा। हिंदुस्तान में वैरायटी है, वर्सटैलिटी भी है। तो जो हमारे यहाँ जो मतलब ये कि यूनिवर्सलाइज करते हैं
मौज़ूआत को, जी सर। तो वो हमारे यहाँ उस तरह की शायरी हो रही है। और ख़ास तौर से आप जैसे नौजवान हैं, वो हमारे दिल्ली में कई लड़के वैसे मौजूद हैं, तो मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि हाँ ये लोग वाकई कुछ हिंदुस्तान के होंगे, अगर शायरी अदब को कुछ ना कुछ नया देता आया है, जी तो हमारे यहाँ से जा रहा है, नया जा रहा है। मैं बड़ा मुतमईन हूँ। अलबत्ता ये कि कुछ लोगों ने मुताला करना छोड़ दिया, उनको छोड़, जो हमारी उम्र के लोग हैं वो पुराने तजर्बा खा रहे हैं, तो इसलिए वो 10-12 मजमून जो है उनके यहाँ रिपीट होते रहते हैं। जी उनकी बात छोड़ दीजिए। मुझे बड़ी खुशी है कि नई नस्ल जो है हमें हमारी उम्मीदों पे खरी उतर रही है, और इंशाअल्लाह ये हमारी अदबी क्रेडिबिलिटी जो है उसको कायम रखेगी। कुछ नाम सर एक दो ले ले नई नस्ल में जिनसे आपको मिले अरे हैं तो सर। पहले मैं आपको भी ले सकता हूँ। सर मोहम्मद सिद्दीकी मेरा बहुत पसंदीदा शायर है। सर मोहम्मद मेरा छोटा भाई है और बहुत सर आप- कच्ची उम्र से शेर कहना इसने शुरू किया। और सर अभी तो सीख रहे हैं हम तो अभी। हाँ, और सीखने का मजा आ रही है सर। एक दो हैं, अली साजिद एक लड़का जी है, सर। शाहरुख कबीर एक लड़का है, ये तमाम साजिद मुझे बहुत पसंद है, जी सर। और खालिद अखलाक खालिद मेरा अखलाक बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। और भी बहुत सारे हैं, मैं सबके नाम लूँगा तो कोई लोग नाराज़ भी हो सकते हैं, रह जाएंगे, लेकिन ये बच्चे हैं। जी और भी मेरे जहन में नहीं आ रहे इस वक्त। जी सर। बहुत लड़के हैं इस तरह के जो अभी ताज़ा हैं। सिराज तालिब एक नया नाम आया है, और नज़्में बहुत अच्छी कह रहा है। जी सर। तो और भी याद आया तो मैं बता दूंगा आपको, मेरी तरफ से बोल दीजिएगा आप। रीजन भी है वो बस आपकी दुआएं सर सब पे रहें, और आप मुतमईन हैं सर, हमारे लिए कुछ भक्ति की बात है। अल्लाह ताला से दुआ करूंगा आप जैसों के लिए कि अल्लाह ताला आपको हौसला दे, हिम्मत दे। आमीन। बस एक मैं आप लोगों से बड़े भाई होने के नाते जी सर। ज़रूर गुजारिश करूंगा कि अपने मुताला कभी मत रोकना। बिल्कुल सर, वो सबसे अहम चीज़ है वो सर। सबसे अहम चीज़। जिस दिन आपने मुताला बंद कर दिया उस दिन अरशद नदीम जैसे हो जाओगे वहीं नहीं कुएं के सर, मेंढक। वो सर आपने मुताला किया वो दिखता है, और सर मुताले की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि सर जब तक हम मुताला नहीं करेंगे तब तक हम इनफरादियत पैदा नहीं कर पाएंगे अपने अंदर। हमारे पास मौज़ूआत नहीं होंगे, कमी होगी, जानकारी और नहीं हर होगी। मौजू का होना चाहिए। जी सर। आप भले नफ्सियात पढ़नी पड़े, आपको फ़लसफ़ा पढ़ना पड़ा, आपको हिकमत पढ़नी पड़े, आपको मेडिकल साइंस पढ़नी पड़े, जी सर। आप कुछ भी पढ़ें, जितना लेकिन पढ़ आप सकते हैं सर। जितना पढ़ सकते हैं जी आप सर। पढ़ें। बिल्कुल सर। अर्जियात, फल्कियात, इमरानियात, तारीख़, जगराफिया, जो भी है, जो मतलब ये कि आपको होना चाहिए। जी सर बिल्कुल सर। मुताले का सर मुझे भी शुरू से, दरअसल इब्न सफ़ी के बारे में सर आप बता रहे थे, तो मुझे भी सर चस्का वो शायरी की शुरुआत भी सर मेरी यही हुई कि वो अच्छा। वालिद साहब को दरअसल नावल वगैरह पढ़ने का बहुत शौक था। अच्छा। तो मैं तकरीबन सर 6-7 साल का रहा हूँगा जब मैंने दास्तान ईमान फरोशों की एक नावल है जी जी 5, जी जी जी। वो मैंने 7 या 8 साल की उम्र में मुकम्मल पढ़ ली थी। अच्छा, माशाअल्लाह। तो और उसके बाद फिर इब्न सफ़ी का चस्का चढ़ गया। तो इब्न सफ़ी को पढ़ने के बाद में मुझे पता चला कि इब्न सफ़ी शायरी भी करते थे। हाँ, और किसी उनके जो नावल के आखिर में उनकी एक गज़ल होती गज़ल भी होती, बीच में भी होती। जी, कभी कभी बीच में होती थी। तो वो सर हम दिल में शौक हुआ कि हमें कुछ लिखना है उर्दू में, तो नावल तो सर लिख नहीं सकते थे, तो टूटी फूटी शायरी पे सर हमने इब्न सफ़ी तो सर वैसे तो मुताला तो सर काम आता है हमेशा से। खैर सर ये सर हम अरे जो बचपन में पढ़ा ना आपने, जी और सर। आगे अल्लाह ने चाहा PhD करोगे, डीलीट करोगे, फिर कहीं प्रोफेसर भी होंगे, कहीं हेड और डिपार्टमेंट भी होंगे, वो मुताला उसके सामने हेज है, बिल्कुल सर। वो जितना काम आएगा। जी सर। वो अच्छा वो चीज़ें सर ज़बान सर मैं हिचकिचाता नहीं हूँ सर, खुदा का शुक्र है कि ज़बान को सर बेहतर करने में जितनी भी मुझे आती है इब्न सफ़ी का सर बहुत हाथ रहा है। बहुत बड़ा हाथ और है। वो सर बहुत जुमलों की साख्त जो है उनके यहाँ जो है, अल्फाज का इस्तेमाल, बरजस्गी, रवानी, सर वो एक अलग उनका रंग है। वो अच्छा वो चीज़ सर शायद सर आप वो आगे भी सर मुताला जारी है, लेकिन जो मज़ा इब्न सफ़ी के यहाँ मिलता है वो कहीं और मिल नहीं पाता। और नहीं मिलता। अच्छा, इजहार अनसर साहब ये बड़ा मेरा पसंदीदा नावल निगार थे, और वही जासूसी, और उन्होंने साइंस फिक्शन के बाबादम हैं। उन्होंने अदब में साइंस को लाया वो, और शायरी साइंस में की उन्होंने। तो साइंस फिक्शन के तो उस्ताद थे वो बाबादम, लेकिन उनके यहाँ जो है वो उस तरह की ज़बान, उस तरह इब्न सफ़ी की जो वो सर वो अलग चाशनी उसमें कशिश है। थी जी उसके सर। यहाँ। वो एक नशिश में सर मुझे याद है सर, खाना नहीं खाना, सुबह लेके बैठे वो जैसे बैठे हुए वो पढ़ते गए, कई घंटों के बाद करवट बदली, लेकिन सर खाना नहीं खाया जब तक वो पूरा एक हिस्सा खत्म नहीं हो गया। वो एक ऐसा एक जुनून सा सर चढ़ जाता है। जी, जी, जी। और अच्छा, कहीं भी आप चले वो किताब अगर आपने बीच में छोड़ा है, हमें भेज दिया सब्जी लेने, मार पीट के, और जहन वही है। जी सर। 2 रुपए की सब्जी सर वही। हाँ, और वो सबसे पहले जो है वो उसने पैसे दिए नहीं दिए, हमने कम ली ज़्यादा ली, फ़ौरन घर आया, कम ज़्यादा लाने पे पीटे, लेकिन गए नाविल के पास। सर रातों को सोना नहीं सर, जब तक खत्म नहीं हो तब तक नींद नहीं है। और जब मेरे बड़े भाई तो साहब वो तो कमाल के थे, राशिद भाई। जी सर।
वो तो कई दफ़ा मरने थे बच्चे, वो तो पूरे घर को मार देते। वो क्या करते था उस ज़माने में, जो है वो चिराग होता है, डिबिया, जी डिबिया कहते थे हमारे यहाँ उसे। तो सर्दियों के दिन है, रज़ाई लपेट ली जी सर। और डिबिया जल रही है अंदर और नाबिल पड़ रहा है उसमें। और वो एक बार जो है बिहाफ में जो रज़ाई जो होती है उसमें आग लगते लगते बच गई। जी सर। और उस दिन जो है, उस दिन के बाद से फिर उन्होंने तौबा कराई। तो ऐसा जुनून था। सर वो अलग टॉयलेट में जुनून है। बैठे हुए पढ़ रहे हैं, जंगल में ले गए, वहाँ जंगल में वो खेत चल रहा है और सब कुछ हो रहा है, सब अपना खेल खा रहे हैं, कोई गन्ना खा रहा है, कोई कुछ रहा है, और बाकी जो है वो मैंने देखा वहाँ नाबिल पढ़ रहे हैं लोग। जी सर वो एक तरह का नशा है समझिए सर, वो उतरता नहीं है, जब चढ़ जाता है तो वो अलग ही। अच्छा सर, इब्ने सफ़ी की बात है सर, वहाँ पे अदबी आप कह रहे थे कि लोगों को मकाम, इब्ने सफ़ी के साथ भी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई सर अदब हाँ में। बिल्कुल, उनको वो मकाम नहीं मिला जो उनका मकाम होना मकाम चाहिए था, था, जी। ना उन पर उतना काम हुआ जितना उन पर होना चाहिए था। इंशाल्लाह हमें तौफीक मिले तो सर हम ज़रूर करेंगे। खैर सर, हम दूसरी तरफ निकल गए थे सर, आपके बारे में हम बात कर रहे थे सर कि सर आपके फिर आपके हमासर शोरा में सर, नई नस्ल के बारे में तो सर आपने बताया, आपके जो हमासर शोरा में है जिनके साथ आप पढ़ रहे हैं या आपके सामने जो लोग हैं, उनमें सर आप किनको पसंद करते हैं? यार ये आप तो सारे सवाल ऐसे पूछ रहे हो, किसी न किसी से मेरा झगड़ा कराओगे आप। नहीं सर, इसमें कोई बात नहीं। मुझे जितने हैं सारे पसंद हैं जी सर। सब अच्छे लगते हैं। ये तो सर पॉलिटिकल जवाब हुआ। तो अब मैं किसी एक का नाम नहीं दे सकता। सर कुछ नाम, एक नहीं सर, कुछ नाम जो आपको ज़्यादा पसंद आते हैं। हमारे दौर में फ़रहत एहसास ने बहुत अच्छी शायरी की, जी सर। लेकिन अब वो शायरी अच्छी नहीं कर रहा है। मोइन शादाब, शकील जमाली साहब भी कभी कभी लीक से हट जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ फिर भी बहुत अच्छी शायरी है। मोइन शादाब तो खैर मेरा दोस्त है, मैं उसकी तारीफ़ करूँ ना करूँ वो तो है ही अच्छा शायर। इनके अलावा हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े खामोश बैठे हैं। शनावर किरतपुरी साहब, जी सर। शनावर किरतपुरी बहुत अच्छे शायर हैं। जलीस नजीबाबादी बहुत अच्छे शायर थे। इस वक्त मुनीर हमदम दिल्ली में मैं समझता हूँ कि उनके अच्छे शायर नहीं हैं कोई, लेकिन वो बिल्कुल खामोश हैं और लोग भी खामोश हैं। जी सर, बहुत कम नाम उनका सुना। हाँ, उनका नाम सुनने को नहीं मिलता। जी सर। जिस दौर में बशीर बदर की जिद्दत का आगाज़ था, उससे बहुत पहले जो है उनके यहाँ वो उससे बेहतर शायरी आ चुकी थी। तो हम असल में कदर नहीं करते लोगों की। जी सर, ये सर ये मामला है सर। हाँ। बहुत अच्छे अच्छे शायर हैं जो सर गुमनाम जी, पड़े हुए हैं। वो गुमनाम बहुत सारे चले गए होंगे जिनका सर। हमें पता नहीं है, लेकिन एक जो हैं उनकी कम से कम हमें कदर करनी चाहिए। बिल्कुल सर। मैं बल्कि आपसे गुजारिश करूँगा, आप नौजवान हैं माशाल्लाह, तो मुनीर हमदम जैसे लोगों का आप इंटरव्यू कीजिए। ज़रूर सर, मैं हाँ ज़रूर। बिल्कुल, उन पर काम होना चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसे लोग सर, उनका हक बनता है सर, वो जो उनका गुमनाम हक रहकर बनता वो है, हमारी जिम्मेदारी सर, भी है। जी सर। और वो ये सर असल में सर अदब के दरवेश हैं, बिना किसी हाँ बेशक। लालच के, बिना किसी चीज़ के अदब की खिदमत करके चले जाते हैं सर, खामोशी से, और जी। कुछ चाहते भी नहीं। हमारे दौर में एक और शायर हैं निज़ाम हातिफ साहब, वो मुरादाबाद में हैं। जी सर। उनका जितना काम है वो 3-4 ज़बानों का तालीम है और 3-4 ज़बानों के शायर हैं। और पर्शियन में भी उन्होंने शायरी की, अरबी में भी शायरी की, संस्कृत में भी शायरी की, हिंदी में भी की, उर्दू में तो खैर करते ही हैं। उनको पहले छपते छपाते थे, अब माजूर हो गए बेचारे, अब तो छपने छपाने के सिलसिले भी ख़त्म हो गए। फेसबुक पे कहीं कहीं कभी कभी शेर नज़र आता है, हमने उन्हें भी एक तरफ बिठा दिया कोने में, हमने कभी तवज्जो नहीं दी। तो इस तरह के बहुत सारे शायर हैं जो बहुत बड़े शायर हैं। जी सर। अब आते हैं कौन के फ़लाँ और फ़लाँ और फ़लाँ, जो ड्रामा करना जानता है वो बड़ा शायर है। जी सर। जो स्टेज पे नज़र आ रहा है वो बड़ा शायर है, चाहे उसके ख़ानदान में कितने शेर ना गाओ, जैसे मेरे ख़ानदान में नहीं गा। सर अब तो बात है। जो अब जो मुशायरा जो है परफॉर्मिंग आर्ट बन के रह गया है, वहाँ शायरी है ही नहीं। जी सर, ये तो है, वहाँ पे जो परफॉर्म कर सकता है वो वही बस है, परफॉर्म उसी कर का नाम सकता है, और वो कुछ अच्छा नहीं। शायर है, वो बड़ा जी शायर सर, है। वो चाहे जैसे भी शेर कहे। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ शायरों की बहुतात है। एक बहुत बड़ा तबका है जो अच्छी शायरी कर रहा है। बिल्कुल सर। लेकिन हमारे यहाँ नज़र कौन आ रहे हैं? मुनव्वर राना साहब नज़र आ रहे हैं, राहत इंदौरी साहब नज़र आ रहे हैं, वही सर जो फलां परफॉर्म साहब कर नज़र सकता आ है, रहे हैं। बस ये परफॉर्म जो अदाकारी कर सकता है, जो जो उसको बस शायरी कैसी भी हो सर, उससे मतलब नहीं। ये तो है, इसका नुकसान भी सर हुआ है उसमें, तो खैर बहुत नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और हक तलफी कह सकते हैं सर, जो अच्छे शायर उनकी हक तलफी भी इस तौर पर। बेशक बेशक। खैर सर, आखिर में सर एक सवाल उर्दू के ताल्लुक से था सर, उर्दू की सूरत हाल से सर आप कितने मुतमईन हैं, और उर्दू के मुस्तकबिल को सर किस तौर पर देखें? देखिए, मेरी नज़र में तो उर्दू का मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। जी सर। ये बड़े हमें पता नहीं क्यों एहसास कमतरी में मुब्तला किया जाता है कि उर्दू मर रही है, उर्दू घट रही है, उर्दू ये हो रहा है, उर्दू वो हो रहा है, फलाना ढमकाना। मेरे आसपास स्कूल हैं,
मेरे घर के सामने भी है और ये नूरनगर में भी है और कहीं है। तो वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारी गैर मुस्लिम बच्चियाँ नहीं, उनके पास सब्जेक्ट के हैसियत से तौर पर जो है उर्दू है। जी सर। मुसलमानों के बच्चों के पास नहीं है। जी सर। क्यों, मुझे अंदाज़ा जब हुआ कि मेरी बेटी जो सामने के स्कूल में पढ़ती, सरकारी स्कूल में, उसका एडमिशन नहीं हो पाया था किसी अच्छे स्कूल में, तो यहाँ मजबूरन मैंने करा दिया था। तो उसके साथ जो है वो कई बच्ची हैं उर्दू पढ़ रही हैं। तो उन्होंने आगे मुझसे पूछा कि अंकल ये क्या है, अंकल ये क्या है। तो मैंने कहा भाई आप भी उर्दू पढ़ते हो? कि हाँ उर्दू पढ़ते हैं, मेरे पापा भी उर्दू पढ़ते हैं। हमें पता ही नहीं है जी सर। वो उर्दू की अहमियत को जानते हैं, हम नहीं जानते। दूसरे ये कि जो नई नस्ल है उसमें एक रुझान पैदा हुआ है। जी। एक आसाम की लड़की है अमीना सुल्तान, जी सर। अमीना अमीन सुल्ताना, वो कानून में पीएचडी कर रही है। वो मेरे पास पढ़ने के लिए आई, मैंने उसे उर्दू पढ़ाई। ये सब फी सबीलिल्लाह होता है। उसके साथ पता चला कि बहुत बड़ा ग्रुप है लड़कियों का जो उर्दू सीखना चाहता है। मैं तो इतना नहीं टाइम दे सकता, तो पता नहीं कहाँ कहाँ सीख रहे हैं और बड़े महंगे पैसे देकर खरीद उर्दू पढ़ रही हैं। तो उर्दू की मतलब उर्दू का रोशन मुस्तकबिल तो रोशन है ही। बिल्कुल सर। अलबत्ता ये जो जामियात में हजरात हैं ये उर्दू का मुस्तकबिल तारीख करके छोड़ेंगे। सर ज़बरदस्ती उनकी तकरीर जो है वो शुरू वहीं से होती है। जी सर। तो उर्दू सिमट रही है। और एक ये जो हमारे यहाँ डिमांड पहले कितनी चला रहे हैं ताकि साली और बर्बाद हो, ये तो उर्दू को रोज़ी रोटी से जोड़ा जाए। भाई रोज़ी रोटी से ज़बान के क्या लेना देना है, मेरी समझ बात नहीं आती। सर और कौन सी ज़बान ऐसी है जी सर कि जो रोज़ी रोटी की गारंटी देती है? अंग्रेजी देती है? सर। मैथमेटिक्स कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको ये कि आप गारंटी पढ़ के आ देती जाओ और मुझे आप नौकरी तैयार रखिए आप? जी सर। तो इसी तरह ज़बानी ज़बान भी होनी चाहिए। तो जामियात के जो जाहिल प्रोफेसर हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस तरह की बकवास करना बंद कर दें, तो उर्दू पढ़ने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। जी सर। और ये भी ऐसा भी नहीं है कि उर्दू रोज़गार से अलग, कैसे नहीं है सर, उर्दू में भी रोज़गार है। मैं तमाम ज़िंदगी इसी में खा रहा हूँ सर। और सर जो ये बात बोलते हैं कि उर्दू मर रही है, वो भी उर्दू के पैसे पे खाते हुए ही बोलते हैं जी। सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे मुझे भी सर इस बात का अफसोस होता है कि उर्दू के ही सेमिनार में उर्दू के पैसों पाकर उन्हें ये लगता है अच्छा सर बैरून ममालिक तक पहुंच जाते हैं। हाँ, गैर मुल्कों में नए नई बस्तियां उर्दू की पैदा हो रही हैं, वहाँ पहुंचकर वो एक नई बस्ती बनी है, लेकिन वहाँ पर भी उनका तासुर ये है कि उर्दू मर रही है। अरे उर्दू तो वहाँ पे फैली है, वो तो एक नई बस्ती में पहुँच गई है। तो ये एक अजीब सा सर तासुर मुझे भी सर इससे इख्तलाफ है कि ये खामखा का एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, एक बयानिया गलत बयानिया फैलाया जा रहा है कि उर्दू मर रही है, हालांकि ऐसा सर कुछ है नहीं। उर्दू तो फैल रही है। जी सर। उर्दू तो बढ़ रही है। बिल्कुल सर। हिंदुस्तान में अब मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मैं जिस अखबार में हमारा समाज में काम करता था उसमें कई लड़के जो हैं वो गैर मुस्लिम थे, सूरज शर्मा हैं और कोई थे। उन्होंने बाकायदा हमसे अच्छी उर्दू जानते हैं, वो हमारे तलफ़ुज़ की, हमारे इमले और जुमलों के खामे पकड़ते थे। एनसीपीएल में रहा मैं, एनसीपीएल में बाकायदा शाम को क्लास लगती थी उर्दू सीखने की। जी सर। उर्दू तो बड़ी तेज़ी के साथ पढ़ी जा रही है। बिल्कुल सर। और इस वक्त सर बहुत तकरीबन पहले के मुकाबले में गैर मुस्लिम बहुत से अदीब शोरा हैं उर्दू में, पहले के मुकाबले में। पहले उतने नहीं थे जितने अब हैं। पूरी खेप आई है। जी सर। तो ये तो वो सर गलत मैंने खैर इस बारे में बिल्कुल सर आपसे उर्दू का मुकम्मल इत्तेफाक है सर। उर्दू का मुस्तकबिल तो पूरी तरह रोशन है सर। हाँ, अलबत्ता थोड़ी सी इस पे जो इस तरह की गंदगी फैला रहे हैं कुछ लोग, उनको ज़रूरत है कि हम सब मिल के पाबंदी लगाएं कि आप इस तरह की बकवास करना बंद कर दें। जी सर। और अपनी खामियों को सर दूर करेंगे सर। खैर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा सर। लेकिन सर आखिर में सर गुफ्तगू का इख्तिताम आपकी कुछ गज़लों पर कुछ सर कलाम आपका सुनना चाहेंगे हमारे नाज़रीन के लिए सर। इसे मैं पेश कर देता हूँ आप। हालांकि आप मेरे छोटे भाई हो, लेकिन इंटरव्यूअर तो बाप की हैसियत से होता है ना। नहीं सर, मैं सर आपके बेटे की तरह हूँ सर। हाँ नहीं बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह हो। तो हमें जो है वो एक बहुत मजे हुए साथी थे, बाबू सिंह चौहान साहब। जी सर। तो जब उन्होंने कहा था वहाँ जाओ उससे फला से इंटरव्यू करो, ये सवाल का जवाब दे, तो ये क्रॉस क्वेश्चन करना, ये करना, वो करना। तो एक कोई लड़का था हमारे यहाँ, तो वो कुछ सवाल कच्चे रह गए उसके। तो उन्होंने क्या लिखा है, तो नहीं इन्होंने ये बताया कि कहने लगे कि तुम वहाँ जाके दब्बू से बन गए होंगे। इंटरव्यूअर जो है वो बाप होता है, डांट के पूछता है सवाल। तो तब से हमारे जहन में है कि इंटरव्यूअर बाप है। नहीं सर, और हम फिर अब्बा ही बन के गए। जहाँ भी गए अब्बा बन के गए। सर डांटने से तो वो अर्नब गोस्वामी सर याद आया, वो सबसे खतरनाक डांट वाला इंटरव्यू सर उन्हीं का होता है। नहीं तो सर मैं तो सर आपके बेटे की तरफ सर गुजारिश है सर हमारी, तो नाज़रीन के लिए सर कुछ कलाम आप सुनाएं सर। मैं पेश कर देता हूँ।
एक नज़्म है मेरी, मज़दूर जी सर, वो नज़्म सर तरके मैंने, सगुनत, जी सर वो मैंने पढ़ी सर, वो बहुत तारीकी, बेहतरीन नज़्म सर। वो अपना वतन जो है छोड़ छाड़ के जी इधर उधर घूम रहे थे और सोबतें झेल रहे थे। उस दौरान 4-5 नज़में गई मैंने, कुछ तो बिक गई कुछ नहीं भी क्यों मेरे पास रह गई। तो उनमें से एक नज़्म जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुलायदा फरमाइए। ए मज़दूरों, सेठों भूखे रहकर सेठों साहूकारों के पेटों को भरने वालों, ए मज़दूरों भूखे रहकर सेठों साहूकारों के पेटों को भरने वालों, बेघर रहकर औरों की खातिर ऊंचे ऊंचे महल बनाने वालों, भूखे रहकर औरों की खातिर ऊंचे ऊंचे महल बनाने वालों, सड़क बनाकर चलने का हक खोने वालों, दुनिया को पटरी पर लाने वालों, सुन लो, जो पटरी पर आ जाते हैं दुनिया उनकी हो जाती है। रेलों, कारों और जहाज़ों में उड़कर वो दुनिया की रफ्तार में शामिल हो जाते हैं, और पटरी पर लाने वाले जब पटरी पर खुद आते हैं उनकी बनाई पटरी जान की दुश्मन हो जाती है। ऐ मज़दूरों, तुमको अगर ज़िंदा रहना है हरगिज़ पटरी पर मत आ जाना, वरना दुनिया की रफ्तार तुम्हारे जिस्म उड़ाकर ले जाएगी और तुम्हारी बूटी और तुम्हारे टुकड़े करके चील चील और कौवों कुत्ते बिल्ली चील और कौवों के आगे यूं डाला जाएगा जैसे तुम इंसान नहीं खुराक थे उनकी। ऐ मज़दूरों, तुमको अगर ज़िंदा रहना है हरगिज़ पटरी पर मत आ जाना। खतरनाक नज़्म है सर, और वो वाक़या सर अभी कुछ दिन पहले जो हुआ सर, पूरे जहन में घूम गया सर, मज़दूर जो पटरी पे। एक और नज़्म जो है वो आपने मेरी पढ़ी होगी फेसबुक पे। वो एक मज़दूर था, उसके घर में एक अपाहिज बेटा था, अब अच्छा खासा भारी बच्चा। अब सोच रहा कैसे जाऊँ मैं यहाँ से निकल के, तो उसने एक साइकिल चोरी की, वहाँ एक पर्चा छोड़ के आया। जी सर। तो वो खबर मैंने अखबार में पढ़ी, आप यकीन कीजिएगा कि कई दिन तक उसका अजीब सा कैफियत रही। मैंने एक नज़्म कही, मुलायदा फरमाया, नज़्म पेश कर रहा हूँ। मजबूरी में जुर्म किया है, सच कहता हूँ चोर नहीं हूँ। अब अल्लाह ईश्वर गार्ड को हाजिर नाजिर करके अपने इकलौते बेटे के सर की कसम खाकर कहता हूँ, अल्लाह ईश्वर गार्ड को हाजिर नाजिर करके अपने इकलौते बेटे के सर की कसम खाकर कहता हूँ, मजबूरी और लाचारी के घोर अंधेरे चारों तरफ से घेरे हुए थे। उम्मीदों के सारे जुगनू तारीकी में डूब गए थे। हर एक लम्हा मौत का संदेशा लगता था। तब मजबूरन मैंने वो भी कर डाला जो मेरी नज़र में एक भयानक जुर्म रहा है। सर जी, जब ये दुनिया दौड़ रही थी मैं भी एक घर में नौकर था। मालिक दिन भर गायब रहता, उसकी तिजोरी मेरी ही तहवील में रहती, लेकिन मालिक के पैसों को मैं हाथों का मैल समझता, इज्जत की ही रोटी खाता। सर जी, जब से ये दुनिया ठहरी है सारी मुसीबत हम जैसों के हिस्से आई। सेठ ने पैसे नहीं दिए थे, हम रोटी को तरस रहे थे, और उस जानिब एक बंगले में रोज़ नए खाने बनते थे। देसी बासमती चावल की खुशबू जब जब भी आती थी, बेटा, मैं और मेरी बीवी नाक पे कपड़ा रख लेते थे ताकि नीयत डोल न जाए, भूख हमें पागल ना कर दे, हाथ हमारा किसी के आगे फैल न जाए। लेकिन सर जी, आखिर मैं भी एक इंसान हूँ। मैंने सुना है हद से ज़्यादा भूख बढ़े तो इंसान चोर लुटेरा बन जाता है, गद्दारी करने लगता है। अब ये हाल हुआ है मेरा। नए नए खानों और देसी बासमती चावल की खुशबू नाक पे रखे कपड़े से भी छन कर अब नथुनों में आने लगी है। भूख हमें तड़पाने लगी है, मुझको डर है पेट की अग्नि मेरी खुददारी को जलाकर राख ना कर दे, इतना भी मजबूर ना कर दे। मैं और मेरी बीवी बेटा एनजीओ वालों से लेकर ज़िल्लत सहकर खाना खा लें और सब अंदर से मर जाएं। इस हालत में सोच लिया है अपने गांव चला जाऊंगा। इस हालत में सोच लिया है अपने गांव चले जाएंगे, लेकिन सर जी मुश्किल ये है, एक तो मुझ में ताकत कम है, बीवी भी बीमार और लागिर, और अपाहिज बेटा मेरा, गोद में ले जाना मुश्किल है और सफ़र है बेहद लंबा। आपकी साइकिल ले आया हूँ, वो कि मैंने पाप किया है, एक भयानक जुर्म किया है, लेकिन सर जी सच कहता हूँ चोर नहीं हूँ।
अपने इकलौते बेटे के सर की कसम खाकर कहता हूँ, चोर नहीं। सर अजीब सर, अजीब नज़्म है बहुत सर, शुक्रिया, अजीब बहुत तासुब पैदा हो सर, बहुत और शुक्रिया। कमाल की नज़्म है सर। मतलब सर अल्फाज नहीं है सर वो, और वो सर जो जज्बा है सर इसमें, जो आपने जो बात पेश की है सर, वो तकरीबन सर हर हसास दिल को सर वो जी बेशक झंझोड़ने बेशक। वाली सर। सर कुछ गज़लें भी सर। हाँ मैं पेश कर देता हूँ कि हम सफ़र एक रोज़ तो जहाँ से गुज़र जाना ही था। हम सफ़र एक रोज़ तो जहाँ से गुज़र जाना ही था, ख्वाब और खुशबू की किस्मत में बिखर जाना ही था। क्या कहने सर। ख्वाब और खुशबू की किस्मत में बिखर जाना ही था। ले सज़ाए खामशी तेरा मुक़द्दर बन गई, हाँ ले सज़ाए खामशी तेरा मुक़द्दर बन गई, जुर्रते इजहार का नशा उतर जाना ही था। क्या कहने सर, क्या कहने सर, बहुत खूबसूरत है सर। ले सज़ाए खामशी तेरा मुक़द्दर बन गई, सदाए खामोशी सर तरकीब में। जुर्रते इजहार का नशा उतर जाना ही था। एक और गज़ल तरन्नुम से अगर आप इजाज़त जी दें सर, तो पेश करें। हमारे लिए सर खुशबख्ती है सर, आप पढ़े थे सर मुलाहिज़ा फरमाएं। तब सर। अपनी बस्ती में जहाँ जाऊँ वहाँ बोलता है, अपनी बस्ती में जहाँ जाऊँ वहाँ बोलता है। लोग कहते हैं कि सन्नाटा कहाँ क्या कहने से, बोलता क्या बेहतरीन है। मतलब है सर, आधा। बहुत खूब। अपनी बस्ती में जहाँ जाऊँ वहाँ बोलता है। वो जो इनकार की तबलीग किया करता था, वो जो इनकार की तबलीग किया करता था, आज दरबार में हर बात पे हाँ बोलता क्या कहने है। से, क्या बेहतरीन शेर है सर, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब सर, बहुत खूब। आ रहा। अपनी बस्ती क्या बात है सर। में जहाँ जाऊँ वहाँ बोलता है। एक चेहरा हो तो बतला दे हकीकत, लेकिन एक चेहरा हो तो बतला दे, एक चेहरा हो तो बतला दे हकीकत, लेकिन आपके सामने आईना कहाँ बोलता क्या कहने सर, क्या कहने। है। एक चेहरा हो तो बतला दे, क्या कहने सर, क्या एक चेहरा हो तो बतला दे हकीकत, लेकिन क्या बात है सर। आपके सामने आईना कहाँ बोलता है। गजब का शेर है सर। सच का अंजाम सदा मौत रहा है साईं, सच का अंजाम सदा मौत रहा है साईं, हमसे पागल के सिवा कौन यहाँ बोलता है। अपनी बस्ती में जहाँ जाऊँ वहाँ बोलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बेहतरीन है सर, हर शेर सर। सर एक पर कम से सर एक गजल तो बेताब महताब तुझे देखता रहा, बेताब
तुझे देखता रहा और मैं के ख्वाब ख्वाब अरे, तुझे क्या कहने देखता क्या कहने सर, क्या रहा खूबसूरत शेर। बेताब महताब। तुझे देखता शेर सुनिएगा खास तौर से। आता हूँ सर। क्या आग कैसी आग मुझे क्या खबर के मैं क्या आग कैसी आग मुझे क्या खबर के मैं ए हुस्न लाजवाब तुझे क्या कहने सर, क्या देखता कहने वाह सर। रहा खूबसूरत शेर था सर। बेताब महताब तुझे देखता तुझे देखता रहा। और ये शेर पे खास तौर आता से हूँ सर। बेताब महताब तेरे लबों पे कैसी कयामत की प्यास थी तेरे लबों पे कैसी कयामत की प्यास थी दरिया भी अब तुझे देख क्या तुझे कहने सर, क्या कहने सर। क्या बेहतरीन शेर है सर। रहा वाह सर। दरिया भी आप तुझे देखता रहा। बेताब महताब वामिक हो जिस तरह किसी अज़रा के रूबरू वामिक हो जिस तरह किसी अज़रा के रूबरू यूं गुल बदन गुलाब तुझे क्या कहने सर। देखता क्या बात है सर। रहा खूबसूरत बेताब महताब। ये उस वक्त ही है जब मैं आपकी तरह मेरी उम्र भी आप जैसी रही है कभी सर। बेताब सर उस वक्त की कसम सर इतनी बेहतरीन, मतलब सर बिल्कुल शुरू से आप शायरी शुक्रिया मैं बहुत मक्ता बेहतरीन है सर। मक्ता हालात हाजरा है मेरा हालात हाजरा आता हूँ सर। अरशद को ढूंढती रही खाना खराबियाँ अरशद को ढूंढती रही खाना खराबियाँ और अरशद खराब तुझे क्या देखता कहने रहा बहुत ही लाजवाब मक्ता हुआ है सर। मुकर्रर से। बेताब महताब अरशद को ढूंढती रही खाना खराब है। खाना खराबियाँ और अरशद खराब तुझे क्या कहने सर, देखता क्या कहने रहा। लाजवाब। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत ही बेहतरीन बहुत सर, नवाजिश। सर। मैं अल्लाह ताला मैं तो आपके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके इल्म में आपकी उम्र में आपके जहन में आपके काबिलियत में लियाकत में हर तरह से आपको खैर बरकत पैदा फरमाए।
आमीन सर, बस आपकी दुआएं सर, आपकी दुआएं ही सर हमारे लिए तो आप अपने सबसे बड़ा खजाना है। बुजुर्गों के नक्श कदम पे चलें और बिल्कुल आपका सर, जो दीनी आमीन सर। रुझान है वो अल्लाह ताला उस पर आपको कायम रखे। बिल्कुल सर, सर आप लोग की बस दुआएं चाहिए, बुजुर्गों की दुआएं ही सर हमारा सरमाया है। और आपकी दुआ, हमारी मेहनत के साथ साथ आप जैसे सर बुजुर्गों की दुआएं भी हमारे लिए ज़रूरी है सर, आप हमारे बड़े हैं। और सर आपका एक बार और बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपना इतना कीमती वक्त सर मैं हमें आपका दिया। शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और बहुत सारी ऐसी बातें कहलवा दी मुझसे। बड़े होशियार हो आप, नहीं सर, बड़े बदमाश हो आप। नहीं सर, मुझसे वो सब कुछ कहलवा दी जो नहीं कहना चाहता था मैं। नहीं सर, हमने तो बस गुजारिश की सर, और शुक्रिया आपका सर, बहुत 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 शुक्रिया सर। अल्लाह ताला और नाजरीन का आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मोहतरम अरशदुद्दीन साहब को सुना, और उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी और आगे भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।